बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आपको पहले वीडियो अपलोड की हुई हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं हम DSM-5 के क्राइटेरिया को मीट करते हुए। तो सबसे पहले एंजाइटी डिसऑर्डर को लेके और उसकी टाइप्स को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो आज हम जो एंजाइटी डिसऑर्डर की टाइप है जिसको डिस्कस करेंगे वो है एगोराफोबिया। बाकी डिसऑर्डर्स का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं एगोराफोबिया की डेफिनेशन। एगोराफोबिया यानी एगोरा का मतलब ये है कि खुली जगह और फोबिया मतलब खौफ और डर। इस तरह एगोराफोबिया का मतलब है खुली जगहों का डर। अब इसके अंदर खुली जगह हो गई जैसे कि खुली या बंद जगहें, जैसे मार्केट प्लेसेस हो गई या बंद जगह हो गई, जैसे शॉप्स वगैरह हो गई। तो जो क्लाइंट है उसको खुली और बंद जगहों से खौफ आता है, वहाँ पर जाने से एंजाइटी फ़ील होने लग जाती है। अब उन्हें एंजाइटी क्यों फ़ील होती है? उनको ये लगने लग जाता है कि अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो हमें स्ट्रेस होने लग जाएगा, मे बी मुझे पैनिक अटैक हो जाए, मे बी मैं बेहोश हो जाऊँ, मे बी मुझे वहाँ से कोई निकालने वाला नहीं है, मैं हेल्पलेस फ़ील करती है, एम्बेरसमेंट फ़ील होगी अगर मैं गिर जाऊँगा, मैं वहाँ से कैसे निकलूँगा, कौन हेल्प करेगा। तो वो अपने आप को हेल्पलेस फ़ील करने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल मेंशन की है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यू मे बी फेयर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बीइंग इन ओपन और इन क्लोज स्पेसेस। देखें जिसको अगर किसी क्लाइंट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इशू होगा, अगर उसको उससे खौफ आता है या उससे उसको डर लगता है तो वो वहाँ पर जाना बंद कर देगा, यानी उसे अवॉइडेंट की पर्सनैलिटी हो जाएगी, वो बाहर जाना बंद कर देगा। और इस वजह से जिस चीज़ से भी उसे खौफ आएगा, या उसे बंद जगहों से डर है या उसको खुली जगहों से डर है या उसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से डर है, तो वो उन चीज़ों से अवॉइड करने लग जाएगा। और जब कोई क्लाइंट अवॉइड करने लग जाएगा या कोई भी पर्सन अवॉइड करने लग जाता है तो वो वहाँ से जाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो पर्सनल और उसकी ऑक्यूपेशनल और उसकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जब क्लाइंट की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है इन चीज़ों से, तो फिर हम इसको DSM के क्राइटेरिया के मुताबिक देखेंगे कि क्या वो क्राइटेरिया उसको मीट करता है, देन हम उसको डायग्नोस करेंगे। अब इसके कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। अब हम ये नहीं बोल सकते कि मतलब कि ये सिचुएशन है जिसकी वजह से अगोराफोबिया हो सकता है, ये कॉजेज़ है, मेन कॉजेज़ है जिसकी वजह से अगोराफोबिया हो सकता है, ये कंफर्म नहीं होता। डिपेंड करता है कि क्लाइंट जो आपका पास आ रहा है वो किस सिचुएशन के से गुज़र के आया है जिसकी वजह से उसको ये वाले इश्यूज़ हो रहे हैं। जेनेटिकली भी अगोराफोबिया जो है वो मूव करके आपकी फैमिली में से आपके आपके एक क्लाइंट जो है वो उसके ऊपर जा सकता है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर जो अगोराफोबिया है वो पैनिक डिसऑर्डर से वजह से होता है। अगर पैनिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वो जब उसको पैनिक अटैक होता है एक क्लाइंट को, फिर वो जिस सिचुएशन पे होता है उस सिचुएशन को वो समझ लेता है कि उससे अवॉइड करने लग जाता है, जिस सिचुएशन से वो लर्न करता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, उसको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं और उसको पब्लिक प्लेस पे पैनिक अटैक होता है, तो वो उस पैनिक अटैक को उस पब्लिक प्लेस के साथ अटैच कर लेता है और फिर उसको ये फ़ील होने लग जाता है, उसको ये लगता है कि अगर मैं उधर जाऊंगा, उस सिचुएशन के साथ उसका एक लिंक बन जाता है। उसको ये लगता है कि अगर मैं उधर जाऊंगा तो मुझे पैनिक अटैक हो जाएगा। तो इस सिचुएशन पे वो पैनिक डिसऑर्डर से ही आगे जो है अगोराफोबिया की एक टाइप निकलती है। नेक्स्ट हम DSM का क्राइटेरिया देखते हैं। DSM के क्राइटेरिया के मुताबिक जो एक क्राइटेरिया उन्होंने कहा है कि हमने आपको नीचे उन्होंने हमें 5 पॉइंट्स दिए हैं, जो कि उन्होंने कहा है कि उनमें से अगर 2 जो हैं वो क्लाइंट के अंदर मौजूद होंगे 5 में से जो 2 हैं वो अगर क्लाइंट के अंदर मौजूद होंगे तो तब हम डायग्नोस करेंगे। ये 2 जो हैं इनमें से कोई 2 जो सिम्टम्स हैं वो क्लाइंट के अंदर होनी चाहिए, फिर हम अगोराफोबिया को करेंगे। फर्स्ट में उन्होंने बोला है कि यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अगर तो क्लाइंट को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इशू है तो क्या होगा कि उसे ऑटोमोबाइल्स, बसेस या ट्रेन्स या शिप्स वगैरह या
प्लेन है, या उसको इन चीज़ों के से एनजाइटी फ़ील होगी। वो जब यहाँ पर जाएगा, इन प्लेसेस पे जाएगा, तो उससे एनजाइटी फ़ील होगी। बीइंग इन ओपन स्पेसेस, यानी कि ओपन स्पेसेस में, अब ओपन स्पेसेस में क्या आ गया, पार्किंग लॉट्स हो गए, और मार्केट प्लेस हो गई, और ब्रिजेस वगैरह हो गए, तो उन पे उनको उसको एनजाइटी फ़ील होने लग जाएगी। वो वहाँ से जाने पे अवॉइड करेगा। अब एक और उन्होंने थर्ड पे नेक्स्ट सिम्टम बताया है कि बीइंग इन अनक्लोज स्पेस प्लेसेस, यानी क्लोज स्पेसेस शॉप्स हो गई, थिएटर्स हो गए, सिनेमाज हो गए। और फोर पे उन्होंने कहा है कि स्टैंडिंग इन लाइन और बीइंग इन अ क्राउड, यानी कि क्राउड में और लाइन में भी वो खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको उन लोगों से एंजाइटी फ़ील होगी, क्योंकि उनको ये लगेगा, अगर वो क्राउड में जाएंगे उनको ये लगेगा कि अगर मैं यहाँ पर, मुझे पैनिक अटैक हो गया, मैं अगर यहाँ पे बेहोश हो गया, या मैं अगर यहाँ पर जाऊँगा तो मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, हेल्पलेस फील करने लग जाएंगे, तो फिर वो उन जगहों से भी जाने से अवॉइड करेंगे। बीन आउटसाइड ऑफ द होम अलोन। अच्छा, अब ये जो एगोराफोबिया के क्लाइंट हैं, वो घर से अकेले बाहर निकलना नहीं पसंद करते। वो घर से उनको ये लगता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उनको ये लगता है कि हम बाहर जाएंगे तो हमारे जो इश्यूज़ होंगे वो बढ़ जाएंगे, हमें पैनिक अटैक हो जाएगा, ये तो उनको एम्बेरसमेंट फ़ील होने लग जाती है। तो इस वजह से वो अकेले घर से बाहर नहीं जाते। हाँ, उनको वो अपने साथ किसी को लेकर चले जा सकते हैं, जैसे कि वो उनकी जो कोई भी जो उनके करीब रहता है, कोई भी उनकी अटैचमेंट फ़िगर है, वो उसके साथ बाहर जाना ज़्यादा सेफ़ फ़ील करते हैं, बजाय इसके कि अकेले बाहर जाने से। अब क्राइटेरिया बी में वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल है वो फेयर और अवॉइड करेगा उन सिचुएशंस को, जिन सिचुएशंस में जाकर उसको एंजाइटी फ़ील होती है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। अब उसको वो वहाँ से अवॉइड क्यों करेगा, और वो क्यों खौफ खाएगा, वो इसलिए कि उसे ये लगेगा कि मैं अगर यहाँ पर चला गया तो ये या तो मैं वहाँ पर बेहोश हो जाऊँगा उन सिचुएशन में, या उसे ये लगेगा कि मैं वहाँ से निकल नहीं सकता, या मेरी कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। तो इसलिए वो इन जो हमने पीछे सिम्टम्स पढ़ी हैं, उन सिम्टम्स में जो सिम्टम्स से भी उसको खौफ फ़ील होता है, तो वो उस सिचुएशन में जाने से अवॉइड करने लग जाता है। नेक्स्ट सी में उन्होंने हमें कहा है कि द एगोराफोबिया सिचुएशन ऑलमोस्ट बी प्रूव्ड। अब ये कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन जिससे एक इंडिविजुअल जो है वो एंजाइटी फ़ील करता है, और उसे उस सिचुएशन से इशू है, वो उसको हमेशा ही जब वो उस सिचुएशन में जाएगा तो उसे खौफ और एंजाइटी फ़ील होगी ऑटोमेटिकली। जैसे वो इस सिचुएशन में जाएगा तो उसे एंजाइटी उसकी जो है वो अप लेवल की होगी। अब इसी तरह डी क्राइटेरिया में वो हमें ये कहते हैं कि दिस सिचुएशन आर एक्टिवली अवॉइडेड। अब क्या करता है एक जो इंडिविजुअल है वो एक्टिवली अवॉइड करता है, जानबूझ के उस सिचुएशन को अवॉइड करता है जिस सिचुएशन में उसे एंजाइटी फ़ील हो रही है, या जिस सिचुएशन में उसे बहुत ज़्यादा जिस सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहा, तो उससे वो अवॉइड करने लग जाता है। रिक्वायर्ड टू, अब वो क्या करता है कि या तो उसको जाने के लिए कंपेनियन की ज़रूरत होती है, यानी या तो उसको जाने के लिए किसी की साथ की ज़रूरत होगी कि ये मेरे साथ जाए या वो साथ जाए, तो वो किसी को अपने साथ रखेंगे, उस सिचुएशन को फेस करने के लिए वो किसी को साथ रखेंगे, ठीक है। और या फिर क्या होता है कि वो उस सिचुएशन को फेस कर लेता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और फेयर के साथ उस सिचुएशन को फेस करता है, ठीक है। अब क्राइटेरिया आई में उनमें ये कह रही हैं कि जो ये मेंटल डिसऑर्डर है, यानी जो एगोराफोबिया है, वो उसका जो मेंटल डिसऑर्डर वो दूसरे सिम्टम्स, जो दूसरे एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स उनके साथ मैच करता हो। हम अलग अलग सबको डिफ़ाइन करेंगे, देखेंगे कि क्या ये सिम्टम्स एगोराफोबिया की ही हैं, या इसके साथ अगर कोई डिसऑर्डर मैच करता है, जैसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, फिर सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इन सब डिसऑर्डर्स से हम डिफ्रेंशिएट करके फिर हम इसको डायग्नोस करेंगे कि ये एगोराफोबिया है। अब वो हमें ये कह रहे हैं कि जो एगोराफोबिया को हम तब डायग्नोस करेंगे जब हम ये, और जब उसके साथ अगर एगोराफोबिया के सिम्टम्स भी हमें मिल रही हैं, और साथ ही हम उसके क्लाइंट के अंदर हमें पैनिक डिसऑर्डर की सिम्टम्स मिल रही हैं, तो फिर हम इन दोनों को मिला के फिर बताएंगे। जैसे एगोराफोबिया विद पैनिक डिसऑर्डर, साथ हम बताएंगे कि उसको पैनिक की सिम्टम्स भी आ रही हैं। नेक्स्ट हम एगोराफोबिया की ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो उसके ट्रीटमेंट में हम सबसे जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। और कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में टास्क थेरेपी की जाती है उस क्लाइंट को
ये सिखाने के लिए उसको ये समझाया जाता है और ये सिखाया जाता है कि उसने कैसे अपनी जो वो सिचुएशंस जिनकी वजह से उसको एंजाइटी होती है या वो पैनिक हो जाता है या वो उसको लगता है कि वो सिचुएशन को फेस नहीं कर सकता, तो हम उसको उसकी लर्निंग करते हैं कि वो कैसे अपनी जो उन सिचुएशन को फेस करेगा और कैसे उनको बर्दाश्त कर सकता है। वो परेशानियाँ जिनको वो फ़ेस नहीं करना चाहता या वो जानबूझकर उसको फ़ेस नहीं कर पा रहा, तो उसको ये सिखाया जाता है इसके अंदर कि वो कैसे उसको ब्राइट एस चैलेंज उसको दे सकता है कि कैसे वो अपनी उन सिचुएशंस में डील कर सकता है। और इसके साथ इसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी अदवायात हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की अदवायात हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं मूड और उस एंजाइटी को और उसके एहसासात को बेहतर करने के लिए। सेलेक्टिव सेरोटोनिन और रियोप्टिक यानी उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसको पैदा करने के लिए, उसके मूड को बेहतर करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। और इसके अलावा दिल की धड़कन को बैलेंस करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स यूज़ किए जाते हैं और बेंजोडायज़ेपिन जो मेडिसिन है ना वो इस्तेमाल की जाती हैं। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को अब अगोराफोबिया की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी एंजाइटी डिसऑर्डर्स की जो टाइप्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।